मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। इन मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग चर्चा करेंगे, 5-6 टॉपिक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे लिख लो टॉपिक्स का नाम। इनमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता क्या है हम सब पढ़ाएंगे आपको, आप चिंता मत करिए। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने पीछे नहीं पढ़ा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ऐसा कतई भी नहीं लगेगा। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन जानते हो आप लोग? यस सर। आइंस्टीन इक्वेशन सेकेंड टॉपिक इज रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर। थर्ड टॉपिक इज बोहर्स मॉडल। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम। बोहर्स मॉडल पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में या यस नहीं सर। पढ़ा? यस सर। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस। फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। और लास्ट टॉपिक इज एक्सरे। ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिशंस एंड आइंस्टीन्स इक्वेशंस। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का कंसेप्ट भी आएगा। आप लोग न्यूक्लियस जानते हो शायद कि नहीं जानते हो? जानते हैं। जानते हो किसने खोज किया था न्यूक्लियस की? इलेक्ट्रॉन। चैडविक। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने की थी। हैं? रदरफोर्ड ने की थी न्यूक्लियर की खोज। अच्छा। इलेक्ट्रॉन। जे टॉमसन। गुड। ओके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस एंड द फिजन एंड फ्यूजन ऑफ रिएक्शंस। फिजन और फ्यूजन, जुड़ना और टूटना रिएक्शंस का। एक्सरे। एक्चुअली ये टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, कोई नहीं, आप समझ जाओगे, चिंता मत करो आप। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, बहुत बेसिक सा आराम से हम लोग पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू करने के लिए हमको आपको पढ़ाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इमिट कैसे करता है। जब तक इलेक्ट्रॉन इमिशन आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में नहीं आएगा।
छोटी छोटी चीजें हैं, आराम से आप पढ़ लो। आज हम बेसिक बेसिक सिर्फ आपको बताएंगे जिससे आपको लगेगा कि नहीं हम कर सकते हैं, बहुत आराम से। देखो सबसे पहला टॉपिक जो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको पढ़ना यह पड़ेगा कि किसी मेटल से, किसी एटम से, या सॉरी किसी एटम, भाई कोई भी मेटल बना होता है किससे बना होता है, या कोई मैटर बना होता है किससे बना होता है, एटम से ही बना होगा। क्लियर है? अगर हम लोग एटम की बात करें, एटम की खोज किसने करी थी? चलो सब पढ़ेंगे, कोई नहीं। A2M एटम, देखो इधर कोई भी एटम है, एटम है, उस एटम में उसके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। ये आगे है, पढ़ेंगे कैसे क्या है। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है क्या? बिल्कुल sir. होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और इसमें न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। यस सर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ प्रेजेंट होता है कि नहीं? Yes, sir. और इसके ऑर्बिट में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ घूमता है? किसी भी एटम के ऑर्बिट में क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। और ऑर्बिट्स को आप डिवाइड करते हो, सबसे नजदीक वाली ऑर्बिट, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो इसको आप लिखते हो KLMN, ऐसे लिखते हो क्या? यस सर। लिखते हो ना? K फिर L फिर M फिर N। और हर ऑर्बिट का अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है कि इस ऑर्बिट में इस इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2। 2। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन होता है ना उसका, 2 8 8, कैसे होता है बताओ? 18 18 32, ऐसे होता है 32। क्या? यस सर। होता है ना? देखो भाई, आप ये बेसिक आपको ना बताना पड़ेगा, क्लियर है? तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये न्यूक्लियस में चूंकि आप जानते हो कि प्रोटॉन होता है और ये बाहर ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अभी हम समझते हैं थोड़ा थोड़ा, बाहर ऑर्बिट में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उससे बंधा होता है क्या? यस सर। बंधा होता है। कैसे बंधा होता है ये दोनों एक दूसरे? अट्रैक्शन फोर्स। यस, इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। होता है क्या? उसको कहते हैं कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है KE²/R²। होती है क्या? इस फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो दोनों बंधे हुए। ये रिवॉल्व तो करता है, घूमता तो है, लेकिन क्या ये इस ऑर्बिट से भाग जाता है क्या? No, sir. नहीं भागा। एक ऐसे एटम की इमेजिन करो, या एक ऐसे एलिमेंट का इमेजिन करो, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, ऑर्बिट बढ़ता जाता है, KLMN, ऐसे ऑर्बिट बढ़ता है ना यहां से इधर की तरफ। तो जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाता है, उस ऑर्बिट में जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, जब जो सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू, और उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन है उससे, ये न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू है, सबसे नजदीक वाले में ज्यादा होगी या दूर वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसमें?
सबसे पास वाले में। सबसे पास वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों सबसे पास वाले में ज्यादा होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिपेंड्स ऑन द रेडियस, विल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस। करता है क्या? इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे डिपेंड, उस डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दोस टू चार्जेस। ये जानते हो आप लोग, कूलम्स लॉ आपने पढ़ाई है। तो Yes, जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, मतलब जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा, वो लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों में जो लास्ट वाला है उसमें कम होगा, जो उससे पहले वाला है उसमें ज्यादा। तो कहते हैं कि जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट है, उस लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड। क्या कहते हैं उसे? वो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन मतलब जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे बच्चे, वो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमेशा लूजली बाउंडेड होता है। मतलब वो क्या करता है, किसी एटम में ये जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड होता है। मतलब बहुत, कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच बहुत कम होता है। तो ये फ्रीली मूव करते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, ये मूव करते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं, लेकिन ये चारों तरफ मूव करते हैं, लेकिन क्या नहीं करते, ये ऑर्बिट छोड़ के बाहर भाग नहीं पाते। ध्यान से समझना, केमिस्ट्री है, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है तो फिजिक्स ही, लेकिन चूंकि आप केमिस्ट्री में इसे पढ़े हो इसलिए हम उसी को कोड कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भाग नहीं पाता है ऑर्बिट छोड़ के, कि भाग जाता है? बोलो भाई। किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस एटम से बाहर निकाल दें, इस एटम से बाहर निकाल दें यहां से, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। बात समझ में आई कि नहीं भाई? जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के, उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दें, बाहर क्यों निकाल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। पहले हम बाहर निकालने की सीखते हैं, सोचते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि बाहर हम क्यों निकाल रहे हैं। पहले हम ये जानना चाहते हैं भाई, देखो मेरी बात सुनो, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा? करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप मुझे ये बताइए, सारा खेल किसका? इलेक्ट्रॉन का। सारा खेल किसका? इलेक्ट्रॉन का। अगर उस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या करंट फ्लो हो पाती क्या? नो सर। और उस फ्री इलेक्ट्रॉन, चूंकि हर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि खुद से रूम टेम्परेचर पे ही वो मूव करते रहते हैं, लेकिन उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्सेज, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी जीरो। जानते हो क्या? किसी भी कंडक्टर में नेट डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन क्या फ्रीली मूव करता है कंडक्टर में कि नहीं करता? पहले ये बताइए। करता है। और वो इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाए हो आप, उस कंडक्टर के साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स आप नहीं लगाए हो, एक्सटर्नल सोर्स मतलब कोई बैटरी हो गई, या फिर आप कहीं से इलेक्ट्रिसिटी लेके आ रहे हो, किसी जो है किसी एनर्जी की डिवाइसेस से आप उस कंडक्टर को अगर कनेक्ट नहीं किया है आप, या नहीं किए हो आप, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन यूनि डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, एक जगह से चला ऐसे 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 जिगजैग मूव करते हुए कहां पहुंच जाता है? वो जिस पोजीशन से चला है उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है।
वो फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रीली। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रॉन करंट प्रोड्यूस कराता है? भाई आप कहते हो कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अरे कहते हो कि नहीं कहते हो? I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी लिखते हो कि नहीं लिखते हो, ये बताओ। यस सर। या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखते हो कि नहीं लिखते हो यार ये बताओ। या क्यू बाई टी लिखते हो कि नहीं, ये बताओ। वो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इन अ कंडक्टर? किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? कि चार्ज का मूवमेंट किसके साथ? टाइम के साथ ही क्या कहलाता है? उस कंडक्टर में करंट फ्लो कहलाता है। इसी तो कहते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट? करंट। अरे यार कहते हो कि नहीं कहते हो? यस सर। Yes. यहां चार्ज फ्लो तो हो रहा है, लेकिन क्या यहां करंट फ्लो होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यहां चार्ज का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कोई आप कंडक्टिंग बॉडी ले आके रख दो, क्या वो कंडक्टिंग बॉडी रूम टेम्परेचर पे, क्या वो कंडक्टिंग बॉडी, ध्यान से समझना मेरी बात को, तो ही आपको ये कहानी समझ में आएगी। आपको लगेगा अच्छा यार यही तो हो रहा था। इसीलिए मैं बार बार आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? कि क्या आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? कितनी बार पूछा मैंने आपसे, पूछा था कि नहीं बताओ? Yes, sir. यस सर। रीजन यही था। क्या रीजन है? ध्यान से समझ। कोई कंडक्टर है, अगर वो कंडक्टर आप रूम टेम्परेचर पे रख देते होता है, तो क्या उसके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। करते हैं। टाइम के साथ मूवमेंट है, अगर चार्ज का फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? करंट। करंट। तो क्या उस कंडक्टर में, जो कि आपके घर में आप ऐसे ही ले आके रख दिए वायर, क्या उसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। No. क्यों नहीं होता? जबकि वहां चार्ज फ्लो होता है भाई, वहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है रूम टेम्परेचर पे। क्यों मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं? क्योंकि रूम टेम्परेचर मतलब हीट, हीट मतलब एनर्जी, एनर्जी मिली उसको तो करंट, एनर्जी मिली तो चार्ज मूव, मोशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और चार्ज अगर मोशन कर रहा है, अरे ये किसकी वो है, मोबाइल की आवाज है, आप उसे प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है एक्चुअली, तो मैं चाहता हूं कि आप उसे बंद कर दो। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और फ्लो मत बिगाड़ो, क्योंकि फ्लो बिगड़ जाएगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आप बहुत हटके टॉपिक पढ़ रहे हो, और तो इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करके पेशेंस रख के थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। पहले मैं यहाँ से भूमिका बनाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा। तो ये मैं भूमिका बना रहा हूँ, पहले बना लेंगे भूमिका हमको। तो भूमिका मैं ये बना रहा हूँ कि आप वायर खरीद के ले आए, कंडक्टिंग वायर खरीद के ले आए, या कंडक्टर ले आए खरीद के, अपने घर में रख दिए, तो क्या उसके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन मूव तो करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होता है? नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट नहीं होने की वजह से करंट फ्लो नहीं होता है। तो करंट का फ्लो होता है जब आप इस इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को जब आप मूव कराते हो यूनिडायरेक्शन, और वो मूव कैसे कराते हो, तब आप कहते हो कि सर हम क्या करते हैं कि इस कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट कर दें? एक एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दें। बैटरी इज व्हाट? सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है किसको? इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को। किसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को? कंडक्टर। कंडक्टर में।
जो कि ऐसे मूव कर रहा था जिगजैग तरीके से, पढ़ना थोड़ा ध्यान से, ऐसे मूव कर रहा था, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा था। अब यहाँ क्या होगा, किसी क्रॉस सेक्शन से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस कर जाएंगे, और ये यहां से इधर की तरफ भागते हैं कि नहीं, बोलो, निगेटिव टर्मिनल से किधर की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ भागते हैं, और भाग के यहां से यहां जब पहुंचते हैं, बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जब पहुंचते हैं, तो क्या उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट होगा तो करंट फ्लो होगी, तब करंट फ्लो होता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होता है। तो कंडक्टर आप के घर में जो है, वायर जो घर में है, उसमें करंट तब फ्लो होता है जब आप उसको किससे जोड़ते हो, किसी बैटरी से जोड़ते हो, या बाहर से जो विद्युत आ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उससे जब आप कनेक्ट करते हो उसको, तब उसमें करंट फ्लो होता है, और बल्ब और लाइट जलती है, आपके जो भी अप्लायंसेस है वो चलते हैं, अदरवाइज नहीं चलते। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखेंगे, कहां देखेंगे, कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां तो मेटल के अंदर ही मूव कर रहा है, अब हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इस मेटल से बाहर निकाल दें और बाहर निकाल के मूव करा दें, तो क्या करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? बात को समझना, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बोलो। ये यहां से बाहर निकलता है, लाइट इमिट होती है, क्या इमिट होती है? लाइट। तो देखो, अब ये बाहर कैसे निकलता है, यही कहानी है इलेक्ट्रॉन इमिशन की। किसकी कहानी है? इलेक्ट्रॉन इमिशन की। तो टॉपिक लिखो, सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ने से पहले लिखो इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरुआत यहीं से होती है कि कैसे इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, या इलेक्ट्रॉन इमिशन है क्या चीज, इलेक्ट्रॉन इमिशन है क्या चीज। इलेक्ट्रॉन इमिशन क्या है, मैं पहले समझा दूंगा आपको, फिर मैं लिखवा दूंगा। इसे लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लो ये मेटल है, मान लो ये क्या है, मेटल है रे बच्चे, ये मेटल है। कोई भी मेटल किससे बना होगा मेरे भैया? कोई भी मेटल मेरे बच्चे एटम से बना होगा कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। और एटम से अगर बना है मेरे बच्चे, एटम से अगर बना है, तो मैं अभी एटम की कहानी आपको थोड़ा बहुत बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, एटम में प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आउटर ऑर्बिट में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आउटर ऑर्बिट में, सॉरी ऑर्बिट में होता है। और वो जो सबसे बाहरी ऑर्बिट है किसी एटम की, उस बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन लूजली पैक्ड होता है। क्या होता है? लूजली पैक्ड। मतलब उसकी जो पैकिंग होती है, या उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, वो बड़ा कमजोर सा होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उसकी ज्यादा होती है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। अब क्या होगा कि किसी मेटल से, मेटल मतलब एटम हो गया, किसी मेटल के एटम से एक इलेक्ट्रॉन का इमिशन, एक इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना, या इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये निकलता कैसे है? चूंकि ध्यान से समझना, मैं समझा दे रहा हूं फिर लिखवा दूंगा।
चूंकि होता क्या है कि कोई भी मेटल जो है वो एटम से बना है, और उस एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जिस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उस एटम में लूजली पैक्ड होता है। ये लूजली पैक्ड तो होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये बाहर खुद से नहीं जा पाता है। जब ये बाहर खुद से जाने लगता है ना, बाहर ये खुद से जाने लगता है, तब तक क्या होता है कि एक जब ये बाहर, मान लो बाहर ये जाने लगा, तब क्या होता है कि एक सरफेस बैरियर क्रिएट हो जाता है। मतलब आप समझ लो एक तरीके से कि एक बैरियर बन जाता है, एक सरफेस ऐसा बन जाता है जो कि बैरियर है, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को उसके बाहर जाने नहीं देता है। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए आपको, इसको कहते हैं सरफेस बैरियर। इसी बैरियर को तोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कि कितनी एनर्जी हम दे दें इस इलेक्ट्रॉन को कि ये बैरियर टूट जाए, बंधन जो है वो टूट जाए। ये बंधन जैसे ही टूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। मान लो ये खुद से बाहर जाने लगा, खुद से बाहर जाने लगा तो क्या होगा? जैसे मान लो खुद से बाहर जाने लगा, अब ये बैरियर बनता क्यों है पहले ये समझ लो। सरफेस बैरियर, इसको कहते हैं सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बैरियर बनता क्यों है मेरे बच्चों, समझ लो बात को। होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। क्या क्रिएट हो जाएगा? अरे भैया मेरे राजा, इधर देखो, मुझे लगा नहीं समझ में आया तुमको, फिर से मैं समझा देता हूं। ये देखो, किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, या किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज, या कोई भी जो मैटर है, कोई जो मैटर है बच्चे, क्या वो मैटर इनिशियली न्यूट्रल होता है या नहीं होता है? यस सर। क्या ये आप जानते हैं? यस सर। इनिशियली क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है ना। ठीक, इनिशियली न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज इनके ऑर्बिट न्यूक्लियस में है, उतना ही निगेटिव चार्ज, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके कहां होते हैं? ऑर्बिट। ठीक, अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, तो जैसे मान लो इसके ऑर्बिट में सपोज करो मेरे बच्चों कि 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो इसके इनर ऑर्बिट में, या जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में कितने चार्ज होंगे भाई? कितने प्रोटॉन होंगे? 6 होंगे कि नहीं होंगे? +6 होंगे कि नहीं? यस सर। 6 प्लस नहीं, +6 होंगे ना। यस सर। 6 प्रोटॉन होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, तो ये 6 प्रोटॉन मिलके क्या करते हैं? हर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके, मतलब हर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ये 6 जो प्रोटॉन है, ये क्या करते हैं कि इस पूरे एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। जितने पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, इसका मतलब वो एटम न्यूट्रल हो गया। अब एटम 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 मिलके क्या बनता है? मैटर बनता है, कोई मेटल बनता है। तो वो मेटल या मैटर भी क्या है? एक न्यूट्रल है। अब हम क्या करना चाहते हैं? इसको चार्ज करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग चार्ज करने के लिए? क्या इसके आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं? यस सर। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हुआ मेरे बच्चों, ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहां से गायब हुआ, ऑर्बिट में कितने प्रोटॉन? 6। लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने बचे? अगर एक इलेक्ट्रॉन मान लो भाग गया, तो
कितने इलेक्ट्रॉन बचे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके? 5. 5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा, इसमें क्या ये अब न्यूट्रल रह गया कि नहीं रह गया? नहीं. नहीं रह गया। कौन ज्यादा हो गया? प्रोटॉन Positive. ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन? Proton. तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इसका मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। नहीं आई बात समझ? आ गई. इस पे क्या आ गया? एक Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि क्या किसी एटम का या किसी एटम में या किसी मैटर में जो चार्ज आते हैं वो चार्ज प्रोटॉन के कारण आते हैं या इलेक्ट्रॉन के कारण आते हैं? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन के कारण आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट वाले मेरे बच्चे, अगर आप तो ये समझ लेना, इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी एटम पे चार्ज आता है या किसी मैटर पे चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन जब जाता है ना, तो वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उस एटम का मास घटा होगा या बढ़ा होगा? घटा होगा। घटा होगा। और जिस पे निगेटिव चार्ज जाता है उसका मास बढ़ेगा, बढ़ा होगा। बड़ा होगा. बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा? क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की होगी कमी, और इलेक्ट्रॉन की जब होगी कमी तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण जितना एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो एक इलेक्ट्रॉन का मास दूसरे चार्ज पे, दूसरे एटम पे शिफ्ट हुआ होगा। तो जिस एटम पे शिफ्ट हुआ होगा उस एटम का मास बढ़ जाएगा और जिससे निकला है उस एटम का मास घट जाएगा। तो पूछा जाता है आपसे कि किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या उसका मास पहले से घटा है कि बढ़ा है? तो आंसर घटा है, बढ़ा नहीं है। दूसरी चीज, तो ऐसे ही सिमिलरली उसका मास आपका या वाइस वर्सा उसका मास बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से समझो, हम लोग कहां पढ़ रहे थे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला मेरे बच्चे, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब ध्यान से समझना, चूंकि ये लूजली पैक होता है, हम यहां समझा रहे हैं आपको। यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मान लो दूर भाग के गया, तो जैसे ही ये दूर भाग के जाता है ना, तो ये जो सरफेस बैरियर है, ये सरफेस बैरियर उसको रोकता है। इसके आगे की कहानी मैं बता रहा हूं, मतलब मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के बाहर जाता है तो एक्चुअल में होता क्या। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब बाहर निकल के गया, तो ये जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये वाला कौन सा चार्ज है? निगेटिव। अरे यार, इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? निगेटिव होता है ना। यस सर। और यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी सब्ट्रैक्शन हुई होगा। यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव मिलके क्या बना देते हैं? इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वाला चार्ज इसको फिर से क्या कर लेता है? खींच लेता है। ये जाने नहीं देता। बात को समझना, ये जाने नहीं देता इसको। जैसे ही ये यहां से निकलेगा, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है, जैसा कि आप जानते हो लूजली पैक्ड होता है, तो इसकी स्पीड अपने आप में होती है ठीक ठाक। स्पीड की वजह से होगा क्या कि ये फ्रीली मूव करता है चारों तरफ। तो होता क्या है कि ये जब भाग के बाहर जाएगा ना, तो यहाँ क्या क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पे है, तुरंत इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो ये जो बैरियर है, इस बैरियर को ये क्रॉस नहीं कर पाता। यहां तक पहुंचता है तब तक ये इसको खींच लेता है, फिर यहां तक पहुंचेगा फिर इसको खींच लेगा, फिर यहां तक पहुंचेगा फिर उसको खींच लेगा। मतलब उसे बाहर जाने, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देता है। जब इस एटम को इस एटम को या इस सॉरी एटम कह रहा हूं मैं, इस इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा पाता है, चूंकि हमको बाहर इसे भेजना है,
तो हमको इस बैरियर को तोड़ना पड़ता है। सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसको तोड़ने के लिए हमको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है जिससे कि ये बैरियर टूट जाए, और ये बैरियर टूटते ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए। इस बैरियर को तोड़ने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं उसे? वर्क फंक्शन। अब आपको समझ में पता नहीं कुछ आया या नहीं आया? वर्क फंक्शन क्या चीज? क्या ये समझ में आया आपको? वर्क फंक्शन हम क्यों बताया आपको, या फिर से रिपीट करें? आ गया सर। पक्का? यस सर। देखो मेरी बात सुनो बच्चे, फिर से समझ लो आप इसको, क्योंकि जब तक ये नहीं समझोगे तब तक आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझ में आएगा। और मैं बता रहा हूं कि जैसे ही आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आया, समझ ले कि मॉडर्न फिजिक्स समझ में आ गई। जो है सब कुछ यही है, आप इसको समझ लो बस एक तरीके से। फिर से मैं समझा देता हूं। कोई एटम, उस एटम में सबसे आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है। ये आप लोग, हम लोग, सब लोग जानते हैं, पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक। और कहते हैं कि ये लूजली पैक भी होता है, और कहते हैं कि ये जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करता है। मूव करके जब ये बाहर जाने लगता है तो होता क्या है, जैसे ही ऑर्बिट छोड़ के बाहर जाता है यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के बाहर गया है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। ये जहां ये कुछ दूरी तक पहुंच पाता है, जहां तक ये पहुंच पाया, जहां तक ये पहुंच पाया, या जहां से ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, वहां समझ लो एक तरीके से एक बैरियर बनता है। यही वो बैरियर है, या यही वो ब्रेकर है जिस ब्रेकर से पहले ही इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेता है। इस ब्रेकर या इस बैरियर को क्या कहते हैं हम लोग? दिस बैरियर इज नोन एज सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसे? सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सरफेस बैरियर को अगर तोड़ दिया जाए, इस सरफेस बैरियर को अगर तोड़ दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, ये मतलब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। इमिशन यस मतलब सर। एग्जिट आउट होना, बाहर निकलना। किसका बाहर निकलना? इलेक्ट्रॉन का। कहां से बाहर निकलना? किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन इमिशन कहलाता है। सबसे सिंपल डेफिनेशन है, किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का एग्जिट आउट होना, बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन का इमिशन कहलाता है। और वो इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा? जब हम क्या तोड़ देंगे? बैरियर। उस बैरियर को हम कहते हैं सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सरफेस बैरियर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खुद से बाहर निकलना चाहता है, खुद से बाहर निकलना चाहता है, तो जैसे ही ऑर्बिट छोड़ के वो बाहर जाएगा। क्यों खुद से बाहर निकलना चाह रहा है? अच्छा आप बताएं। क्योंकि ये जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है, और किसी भी डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव करता है। तो जब ये फ्रीली मूव करते हुए बाहर भागता है, तो बाहर भागने से यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये ऑर्बिट वैकेंट होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां वैकेंट होगा, खाली होगा, वैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। और ये इलेक्ट्रॉन एक लेवल है, एक दायरा है, एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाता है।
उस लिमिट को हम लोग सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वही लिमिट अगर ये क्रॉस हो जाए तो समझ लो इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया। इसी लिमिट को क्रॉस कराने के लिए हमको उसको छोटी सी एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। क्या नाम है उसका? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। यस, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी मेटल के सरफेस बैरियर को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, या किसी इलेक्ट्रॉन के सरफेस बैरियर को ब्रेक कर दे, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। जैसे ही उतनी ही वर्क फंक्शन उस मेटल को मिल जाता है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से एग्जिट आउट हो जाता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर चला जाएगा, समझ लो क्या मिल गया हमको? इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। नहीं आई बात समझ? तो हमने आपको 3 चीजें बताई। क्या क्या? एक तो बताया हमने कि सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, व्हाट इज सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने बताया आपको वर्क फंक्शन। तीसरा हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन। या आप ऐसे कह सकते हो कि एक हमने बताया आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन, दूसरा हमने बताया आपको सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हमने बताया आपको वर्क फंक्शन। कंफ्यूजन है तो बोलो, और नहीं है तो थोड़ी सी लिखो चीजों को, तब आपको थोड़ी और समझ में आए। कंफ्यूजन है? नो सर। लिखो, तब लिखो, लिखो, मैं लिखवा देता हूं, लिखो। इन मेटल्स थोड़ा सा लिख लो, फिर उसको पढ़ना, फिर आपको फिर से समझ में आएगा। मुझे समझाने में थोड़ी सी आपको मेहनत, आपको समझाने में मुझे थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आप पीछे अभी कुछ भी नहीं पढ़े, वो जो चैप्टर्स हैं वो आप नहीं पढ़े हो, इसलिए आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ा है आपने, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी। हालांकि आप घबराओ मत, हम उसको निकाल के ले जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इसको पढ़ा है, मैंने इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है। लिखो, इन मेटल्स द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम are loosely bounded, loosely bounded and can move freely in all possible directions, move freely in all possible directions, move freely in all possible directions, in all possible directions within the metal, even at room temperature, within the metal even at room temperature। कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे भी वो मेटल के अंदर ही क्या करते हैं? फ्रीली मूव करते हैं। विद इन द मेटल इवन एट रूम टेम्परेचर, these electrons in the metals are known as, these electrons in the metals are known as free electrons। इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। These free electrons are responsible for the, these free electrons are responsible for the conductivity of the metal। यही तो होता है। वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं?
वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कंडक्टिविटी के लिए। अगर वही फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कंडक्टिविटी नहीं होती। नहीं होती। वही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि कंडक्टिविटी का काम करते हैं, ठीक है। तो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल। These free electrons cannot leave the surface of the metal of their own। खुद से वो बाहर नहीं हो सकते, of their own। as soon as an electron tends to leave the metal surface, a positive charge is developed, a positive charge developed on the surface of the metal, a positive charge is developed on the surface of the metal। ये पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप हो गया ये क्या करेगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ ये क्या करेगा? ये फिर से उस इलेक्ट्रॉन को पुल्स बैक कर लेगा। लिख लो इस बात को। These positive charge pulls back the electron tending to leave the metal surface, ठीक है, tending to leave the metal surface। ठीक है, आगे लिखो। this attracting force act as a surface barrier of electron। वही जो अट्रैक्टिंग फोर्स है वो किस तरह बिहेव करेगा? एज ए सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, मतलब एक लिमिट होगी कि भैया यहीं तक वो जाएगा तभी वो अट्रैक्शन, क्योंकि जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा अट्रैक्टिंग फोर्स कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहां से, वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, इस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फिर से ये इलेक्ट्रॉन पुल्स बैक हो जाता है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग, या इट एक्ट्स एज ए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एक्ट्स एज ए व्हाट? सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे जाएगा? लिख लो। the free electron can leave the surface, only if an external energy is supplied to it, only if an external energy is supplied to it। An external energy supplied to it, ठीक है। The process of emission of electron, from the
metal surface, the process of emission of electron from the metal surface is known as electron emission. Is known as electron emission. Is known as what? Electron emission. उसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया मेटल सरफेस से, उसी प्रोसेस से उसी को क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर गया इस मेटल सरफेस से, उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं. द प्रोसेस बाय विच दैट इलेक्ट्रॉन emits from the surface of the metal is known as what? Electron emission. And the energy required to break the surface barrier of electron, energy required to break the surface barrier of electron, minimum energy required लिख लो, minimum energy required. And the minimum energy required to break the surface barrier of electron is known as work function. Is known as what? Work function. Is known as work function. Is known as what? Work function. Is known as work function. Work function of the metal लिख सकते हो. Work function of the metal. क्योंकि ये जो वर्क फंक्शन है ना, ये वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग होगा. इवन लेवल के लिए अलग होगा, आउटर मोस्ट लेवल के लिए अलग होगा, उसके नीचे वाले लेवल के लिए अलग होगा, उसके नीचे वाले लेवल के लिए अलग होगा, मिडिल के लिए अलग होगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, सबके लिए अलग होता है ये वर्क फंक्शन की वैल्यू. बात समझ में आई कि नहीं, ये बताइए. यस सर. वर्क फंक्शन की वैल्यू, वर्क फंक्शन थोड़ा सा समझ लो आप इसको. अगर आपको सरफेस बैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया, आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन समझ में आया, तो आपको वर्क फंक्शन भी समझ में आ जाएगा. मैं समझा देता हूं आपको. जैसे कोई मेटल है, उस मान लो ये मेटल है, इस मेटल का ये वाला जो आउटर सरफेस है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन अगर इजिट आउट करना हो तो उसके लिए वर्क फंक्शन, और उससे नीचे वाले जो सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन अगर इमिट आउट करना हो तो उसका वर्क फंक्शन अलग होगा. फिर से समझा देता हूं मैं आपको. जैसे मैंने ये है, सपोज कर बच्चे, ये हमने ले लिया, ये ऐसा ये है, मान लो ये एलिमेंट है, ये एक मेटल है, सॉरी ये एक मेटल है, और थोड़ा सा ध्यान देना इस पे. ये एक मेटल है बच्चे, इस मेटल का ये वाला सरफेस, ये वाला, ये आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस देखना ध्यान से, ये सरफेस आउटर सरफेस है, ये वाला, ये आउटर सरफेस, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेटल. ठीक है. और ये वाला क्या है? लोअर सरफेस है ये वाला. ठीक है ना. ये आप इसे कह सकते हो, जो ग्रीन वाला है वो अपर सरफेस है, और जो ये ब्लू वाला है वो लोअर सरफेस है, नीचे वाला सरफेस. अब देखो इस सरफेस पे, चूंकि वर्क फंक्शन मैं आपको समझा रहा हूं तो आप ध्यान से समझना इसको, कि ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, अब यहां से लेके यहां तक अगर इसके विड्थ में चलोगे आप अगर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, तो इस आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो एनर्जी लगेगी, क्योंकि हमको इंपॉर्टेंट है क्या? इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वर्क फंक्शन क्या है. और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो हमको वर्क फंक्शन जानना जरूरी है. और वर्क फंक्शन मतलब E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा या E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर नहीं पढ़ा?
चलो खैर नहीं पढ़े छोड़ दो, बात नहीं करेंगे इस पे अभी। तो यहाँ समझो, इसका जो अपर सरफेस है, इस सरफेस पे भी तो एटम होगा कि नहीं होगा? तो इस एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस एटम से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी एनर्जी आप दोगे कि यहां से इस अपर सरफेस से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, तो उस अपर सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, वो हमारी उस सरफेस के लिए वर्क फंक्शन होगा। और अगर उससे नीचे सरफेस की अगर हम बात करें, मान लो कोई लेयर हम यहाँ ले ले, कोई लेयर हम यहाँ ले ले, मान लो 2 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं, मान लो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर का है, मान लो इसकी विड्थ या इसकी थिकनेस या इसकी डेप्थ आप कह लो 10 सेंटीमीटर है, और इसके अपर सरफेस से 2 सेंटीमीटर नीचे हम किसी इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा या वही होगा? अलग होगा। अलग होगा, यही मैं समझा रहा हूं आपको। तो उसके लिए वर्क फंक्शन अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो मेटल है, मेटल पे वर्क फंक्शन तो डिपेंड करता ही करता है, साथ के साथ लेयर पे भी डिपेंड करता है कि हम किस लेयर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं। हम फर्स्ट लेयर से, अपर लेयर से निकालना चाहते हैं, या हम 2 सेंटीमीटर नीचे लेयर से निकालना चाहते हैं, कहां से निकालना चाहते हैं? नहीं यही बात समझ में। हमारा मेन एम क्या है? व्हाट इज आवर एम? एम इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल। किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन का इमिशन, बस आज इतना ही पढ़ ले, बहुत है हमारे लिए। तो इमिशन, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये वाला, इसके लिए जो वर्क फंक्शन होगा, और जो नीचे लेयर होगा उसके लिए वर्क फंक्शन वो अलग होगा। पहले तो वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है रिक्वायर्ड, जिससे कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, इमिट आउट कर सके किसी मेटल से। एक मेटल से किसी इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज व्हाट नोन एज व्हाट वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वो हो गया वर्क फंक्शन। अब एक ही मेटल के लिए क्या वर्क फंक्शन अलग अलग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर लेयर अलग होगी तो वर्क फंक्शन अलग होगा। अगर लेयर एक ही है तो किसी एक पर्टिकुलर मेटल के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा, एक ही होगा, अलग नहीं होगा। अच्छा, क्या वर्क फंक्शन मेटल पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। किसी मेटल का साइज बड़ा हो सकता है, मतलब किसी मेटल में एटम का साइज बड़ा हो सकता है, और किसी मेटल में एटम का साइज छोटा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? बोलो बोलो यार, केमिस्ट्री है। किसी मेटल में एटम का साइज बड़ा हो सकता है, किसी मेटल में एटम का साइज छोटा हो सकता है। जिस मेटल में एटम का साइज बड़ा होगा, इसका मतलब बड़े वाले में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा लूजली पैक्ड होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। तो उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो अलग होगा, और जो मेटल ज्यादा डेंस होगा, ज्यादा कंपैक्ट होगा, उसका वर्क फंक्शन अलग होगा। कहने का मतलब है कि वर्क फंक्शन क्या मेटल पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। करेगा। तो इस बात को लिख लेना कि वर्क फंक्शन होता क्या है, ये आपने लिख लिया। वर्क फंक्शन क्या मेटल पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। तो लिख लो कि वर्क फंक्शन विल डिपेंड्स ऑन द मेटल ऑफ द वर्क फंक्शन विल डिपेंड्स ऑन द मेटल। पूछा जाता है वर्क फंक्शन होता क्या है, क्या ये एनर्जी है या नहीं? यस सर। यस, इट इज एन एनर्जी। वर्क फंक्शन इज एन एनर्जी, इट इज एन एनर्जी। यह एक एनर्जी है। यह क्या है? एक एनर्जी है। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज व्हाट?
यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं आपको बताऊं, आप आईआईटी का क्वेश्चन उठा के देख लो, आप जो है ना नीट का पेपर उठा के देख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मेटल रहा, ये उसकी फ्रीक्वेंसी रही, ये उसका वो रहा, क्या कहते हैं उसको, वेवलेंथ रही, बताइए वर्क फंक्शन क्या होगा। सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते बच्चा क्या हो जाता है, शुरू में पढ़ लिया उसने, पूरी मैकेनिक्स पढ़ ली, पहले लॉज ऑफ मोशन पढ़ते पढ़ते उसे जो है 1.5 महीना 1 महीना निकल जाता है, फिर उसके बाद सॉरी क्या कहते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स पढ़ते पढ़ते उसे 1 महीना निकल जाता है, फिर उसके बाद काइनेटिक्स शुरू करता है वो, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी, और वर्क एनर्जी, उसके बाद ग्रेविटेशन, ये सब प्रेशर वेशर पढ़ते हुए, मतलब क्या फ्लूइड पढ़ते हुए और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हुए उसे जो है उसे टाइम लग जाता है, फिर उसके बाद हीट पढ़ने में टाइम लग जाता है, तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने तो वो उधर ही गुजार देता है। फिर उसके बाद सेकंड में आता है, 12th में आया तो फिर वहां क्या नाम है उसका, उसको पढ़ना शुरू किया इलेक्ट्रोस्टैटिक को, फिर मैग्नेटिज्म पढ़ते पढ़ते तब तक उसे 2 महीना और निकल जाता है, तो 8, 10, 11 महीना तो इसी में निकल गया, और उस पर नंबर सब प्रॉब्लम बनाते हैं। तो यहां आते आते बच्चा जाता है थक, तो थक जाता है, तो यहाँ के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थकेले टाइप के ही होते हैं। फिर से समझना इस बात, कैसे टाइप के होते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, 4 से 5, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे पूछते हैं, और सब सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन एक एनर्जी होती है, ये लिख लो आप, इसका जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख लो, यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर फाई, या फाई नॉट कह लेते हैं, फाई नॉट, इट इज डिनोटेड बाय लेटर फाई नॉट, वर्क फंक्शन। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप जानते हो किसके बराबर होता है, कितना वोल्ट के बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है, आप बता सकते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज हाउ मच जूल, बोलो बच्चे, कन्वर्जन देखो इधर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बोलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ना, बोलो yes sir भाई, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मच, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, होता है कि नहीं होता है बोलो yes भाई। sir चार्ज की सबसे छोटी इकाई, सबसे, चार्ज का कितना पार्ट कर दिया, एक चार्ज का, एक कूलम चार्ज का कितना पार्ट कर दिया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता था, उसी को क्या कह दिया उन्होंने, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या कह दिया, तो सबसे छोटी इकाई जो चार्ज की है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम और इंटू वोल्ट, और कूलम वोल्ट क्या होता है भाई, कूलम वोल्ट क्या होता है, आप लोग पढ़े हो, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, अरे पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, yes sir क्यू क्या है चार्ज, सी और वी क्या है वोल्ट, सी और वी किसकी यूनिट है, कूलम वोल्ट, वर्क की, और वर्क किसमें लिखते हैं हम लोग, जूल में, तो लिख लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, लिखो 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 लिखो, ये सब आपको कन्वर्जन आना चाहिए भाई, छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको आना चाहिए, तो लिखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल,
कन्वर्जन मैंने सिखाया आपको, ऐसे कन्वर्ट करते हैं इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इनटू वोल्ट। कूलम इनटू वोल्ट हो गया जूल, तो ये हो जाएगा 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये हो गया इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। अब ये जो एनर्जी है वो किस किस तरीके से दे सकते हैं, तो लिखो, कहते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉन का इमिशन इस टाइप से कर सकते हैं। कौन कौन सा टाइप है लिखो, तो लिखो टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल, टाइप्स ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन, किस किस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर सकते हैं। पहला लिखो, फर्स्ट थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन ये क्या होता है भाई? थर्मल एनर्जी का नाम सुना है? बोलो। क्या कर देते हैं कि मेटल को, जिस मेटल से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है उस मेटल को हीट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? हीट, हीटर लगा के हीट दे देते हैं। करंट फ्लो करा दिया इसमें हमने, हीट दे दिया। हीट देने से क्या होगा कि यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा। हीट एनर्जी मिल गई ना इसको। कौन सी एनर्जी मिल गई? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी मिलने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सबसे पहले इजेक्ट आउट हो, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, बाहर निकल गया। मतलब ये इमिशन हो गया इलेक्ट्रॉन का कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो लिखो, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन when a metal is heated, the process of emission of electron when a metal is heated is known as thermionic emission. The process of emission of electron, the process of emission of electron when heat is needed, yeah, when metal is heated, that process is known as what? That process is known as thermionic emission. हीट दे दिया हमने और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, एनर्जी हमने इसको दे दी और ये बाहर निकल गया, वेलोसिटी गेन कर लेता है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है उसको। वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हीट एनर्जी के। अभी आप आगे पढ़ोगे, यहां जितनी आपने हीट दी इसको, उसी हीट से तो ये बाहर निकला होगा। तो इसकी जो हीट एनर्जी है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए इसमें वेलोसिटी आ जाती है और ये बाहर भाग जाता है बहुत तेजी से। ठीक है, इसे कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। और इस मेटल को, जिस मेटल से ये बाहर निकल जाता है उसे कहते हैं एमिटर। क्या कहते हैं उसे? एमिटर। उस मेटल, जिस मेटल से ये बाहर निकलता है उस मेटल के नाम को, उस मेटल को हम लोग कहते हैं एमिटर। वो मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन इमिट आउट करे, बाहर निकाले, इमिशन करे उसको कहते हैं एमिटर। और एक मेटल होगा जो कि कलेक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? कलेक्टर। ठीक है, ठीक है। इसको हीट करते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा प्रोसेस है, लिखो, सेकंड प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज सेकंड प्रोसेस इज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आया नाम। सबसे पहला जो टॉपिक था वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही तो है। यहीं से शुरुआत होती है उसकी, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन
फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो मतलब क्या होता है जानते हो? बताओ क्या होता है फोटो मतलब? लाइट। फोटो मतलब, फोटो मीन्स लाइट। लाइट क्या करते हैं इस प्रोसेस में? एक मिनट, थोड़ी सी आपको ये समझाना मेरा कर्तव्य है और जरूरी भी है कि जब तक आप इसे नहीं समझोगे बच्चे, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो समझना ये आपका आपका कर्तव्य है और मैं बताना मेरा कर्तव्य है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये एमीटर हो गया। अब एमीटर समझ में आ रहा है क्या है? ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं ये आप याद कर लो, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको देखते चलना है। बाकी आप देखना, बड़े आराम से इसके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। और न्यूमेरिकल आप तभी बना पाओगे ना जब थोड़ी बहुत थियरी आप सीखे रहोगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज आपको रहेगा, तभी तो आप न्यूमेरिकल बना सकते हो। कि ऐसे ही हवा में बन जाएगा? बोलो नहीं ना, आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो देखो इधर, ये है आपका एमीटर। एमीटर मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट कर रहे हैं, जो मेटल है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। अब देखो, इस मेटल पे चूंकि हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात कर रहे हैं, मतलब यहां से जो यहाँ इस मेटल से या इस इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ लाइट इमिटेड ऑन दैट सरफेस। एक लाइट इस पे क्या करते हैं, गिरा देते हैं। लाइट क्या करते हैं, गिरा देते। लाइट एक वेव है कि नहीं है? यस जानते हो सर। क्या आप लोग? यस सर, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। और ये किस रूप में चलती है पता? कैसे चलती है? न्यूटन ने कहा लाइट ना सर फोटोन। पैकेट के, यस फोटोन, गुड, पैकेट के रूप में आती है, छोटे छोटे पैकेट के रूप में आती है। तो भैया ये पैकेट जब यहाँ पे गिरेगा तो गड्ढा करेगा कि नहीं करेगा? न्यूटन ने कहा था इस बात को। इसमें मोमेंटम होगा, इसमें एनर्जी होगी, सब कुछ बोला था उन्होंने। ये थोड़ा सा आप लोग, कोई नहीं, मैं यहाँ सब धीरे धीरे आपको बता दूंगा। तो ये लाइट यहाँ जब पड़ेगी ना इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, तो ये सरफेस से जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इस लाइट की एनर्जी को गेन करता है। और एनर्जी को गेन करके फिर ये क्या हो जाएगा, चूंकि उसके पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी और वो रिवॉल्व कर रहा है, उसमें एनर्जी ज्यादा मिल गई तो वो क्या करेगा, फिर सरफेस को बाहर चला। छोड़ के भाग जाएगा। नहीं आई बात समझ में? आगे अरे भाई आप जानते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन चेंज इनटू द अदर फॉर्म। अरे ये जानते हो कि नहीं जानते हो यार? यस सर। तो भैया ये फोटोन जब, मतलब आप, फोटोन मतलब लाइट, फोटो, फोटो से ही फोटोन बना। तो ये जो लाइट जब इसके सरफेस पे गिरेगी, तो लाइट की अपनी एनर्जी होती है कि नहीं होती है? अरे होती है। यस सर। उस एनर्जी को जब यहां वाला इलेक्ट्रॉन पाएगा, तो वो एनर्जाइज होगा कि नहीं होगा? होगा। वो इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, वो जब इस एनर्जी को पाएगा, किसकी एनर्जी को? जो फोटोन की एनर्जी है, मतलब फोटो एनर्जी है, मतलब लाइट की एनर्जी है। लाइट की एनर्जी जब ये इलेक्ट्रॉन पाता है मेरे बच्चे, तो ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये फिर क्या करेगा, उसके पास पहले से एनर्जी ज्यादा हो गई कि कम? ज्यादा। ज्यादा। जब उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गई, तो वो, भाई आप अभी दुबले पतले बैठे हो और जिम विम करके एकदम मोटे हो गए, तो फिर आप समझ रहे हो कि फिर क्या होता है।
दूसरों को हड़काना शुरू कर देते हो, नहीं तो ऐसे ना बैठे रहते हो चुपचाप। देखा है कि नहीं आप लोगों ने? एनर्जाइज जब हो जाता है इंसान, जब उसमें एनर्जी आ जाती है, तो फिर वो उछल कूद करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन उछल कूद करने शुरू कर देता है। मतलब कहने का अगर आप साधारण लैंग्वेज में समझो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट आउट हुआ, किस प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ? फोटोन की एनर्जी, मतलब लाइट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हुआ। तो इस प्रोसेस से जब इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। एक सुटेबल एनर्जी इसको मिलती है। कौन सी एनर्जी? सुटेबल एनर्जी। और वो सुटेबल एनर्जी का नाम है एच न्यू। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? E इज इक्वल टू एच न्यू। Yes, sir. E इज इक्वल टू एच न्यू। और ये जो न्यू है ना, दिस न्यू इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जानते हो? फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब उस फ्रीक्वेंसी की लाइट, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यही आपका वर्क फंक्शन है। तो कभी कभी वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह देता है, क्योंकि वर्क फंक्शन एक एनर्जी है और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है। एच क्या है आपका? प्लैंक कांस्टेंट। क्या प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है या वेरी करती है? कांस्टेंट फिक्स होती होती है। है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो एनर्जी किस पे डिपेंड की? ये न्यू पे की ना। और न्यू क्या है आपकी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मतलब न्यू नॉट। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये थ्रेशोल्ड, तो कभी कभी वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या ये वर्क फंक्शन वाली एनर्जी है कि नहीं है, ये बताओ पहले। Yes, sir. क्योंकि वर्क फंक्शन की एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी या वो मिनिमम एनर्जी जिस मिनिमम एनर्जी से कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाए किसी मेटल सरफेस से, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन। और वो मिनिमम एनर्जी आप लिखते हो E इज इक्वल टू एच न्यू से। किससे लिखते हो आप? लाइट एनर्जी है तो E इज इक्वल टू एच न्यू आप लिखते हो। और इसी को आप लिखते हो, अगर आप न्यू जानते हो, न्यू इज इक्वल टू C इंटू लैम्डा होता है। क्या आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. है? नहीं नहीं, सॉरी, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा नहीं। ओके सॉरी, गलत कह रहा हूं मैं। न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। ये आपने पढ़ा है कहीं? पढ़ा है? कहां पढ़ा है बताओ? जब आप पढ़ रहे होगे क्या? वेव ऑप्टिक्स। जब आप वेव पढ़ रहे होगे, वेव पढ़ा है? वेव आप लोगों ने यस सर। वेव में ये नहीं पढ़ा है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, या सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, यस या सर। एन लैम्डा, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा? नहीं पढ़ा है? सॉरी, हाँ, वी इज इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। और एन, एन को हम लोग यहाँ न्यू कह रहे हैं। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ अगर न्यू कह लो तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। अगर ये लाइट है, अगर ये लाइट है तो v की जगह क्या हो जाएगा? c। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये फॉर्मूले याद आ रहे हैं क्या आप लोगों को? आ रहे हैं याद? चलो, तो देखो इधर, तो ये जो ये जो एनर्जी है, यही एनर्जी आपकी
यही एनर्जी आपकी जो है ना, यही एनर्जी आपकी कौन सी एनर्जी है, वेव फंक्शन है, सॉरी वर्क फंक्शन है, और इसी वर्क फंक्शन से यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएगा, और ये वर्क फंक्शन बराबर h इंटू न्यू, न्यू आपका फ्रीक्वेंसी हो गई उस लाइट की, और इसी फ्रीक्वेंसी को कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म, ये चीजें हम लोग फिर पढ़ेंगे कल, थोड़ा सा और इसमें हम थोड़ा सा और हम इसमें आगे बढ़ाएंगे। बाकी यहाँ तक अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा समझ लिए, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बहुत अगर आपको वर्क फंक्शन के बारे में समझ में आया, आपको सरफेस बैरियर के बारे में समझ में आया, आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन के बारे में समझ में आया, कैसे इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं उसके बारे में अगर समझ में आया, तो हम मान लेंगे कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो इन कहानी को हम लोग कल फिर रिपीट करते हैं, थोड़ा रिपीट मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम इसको। टाइप्स ऑफ इमिशन में अभी 2-3 और है, और मेनली हमको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन ही पढ़ना है, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पे, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे हम लोग, फिर उसका और भी आगे चीजें देखेंगे।